नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगाल में द्वैत शासन। इससे पहली मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपने आप को स्थापित किया, पहले प्लासी के युद्ध से और उसके बाद बक्सर के युद्ध के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बंगाल में द्वैत शासन के बारे में। तो द्वैत शासन की बात अगर करें हम, द्वैत शासन होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, इसका नतीजा क्या निकला, वहाँ पर कितने साल तक ये वहाँ पर रहा, तो ये सब कुछ हम इसमें जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की अगर हम बात करें तो इसकी नींव 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने रखी। लॉर्ड क्लाइव जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने इसकी नींव बंगाल में रखी। बंगाल में द्वैत शासन की अगर हम बात करें तो 1765 से 1772 तक जो है ये द्वैत शासन का शासनकाल रहा। द्वैत शासन को जानने से पहले आपको दो मेन पॉइंट्स जो है यहाँ पर याद रखने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मुगल काल में ले जाऊंगा। मुगल प्रांत में क्या होता था कि दो तरह के अधिकारी होते थे, एक होता था सूबेदार और दूसरा होता था दीवान। तो सूबेदार की अगर हम बात करें, सूबेदार जो है कानून व्यवस्था देखता था और सैनिक कार्य देखता था, और दीवान की अगर बात करें तो वो राजस्व वसूली या फिर वित्त वसूली करता था, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी होता था वो दीवान देखता था, और सूबेदार जो है वो कानून व्यवस्था और आपका सैनिक के काम देखता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की वास्तविक विजय हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इस युद्ध में 3 प्रमुख सेनापतियों को हराया था। इन तीनों की अगर हम बात करें, पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि बक्सर के युद्ध में जो आपका नवाब था बंगाल का, जिसको अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया था, मीर कासिम। तो मीर कासिम था, मीर कासिम के साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय वो भी था, और तीसरा था अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। तो इन तीनों की सेनाओं को जो है अंग्रेजों ने पराजित किया था और अपने आप को बंगाल में स्थापित किया था। तो इस युद्ध से जो है अंग्रेजों की वास्तविक विजय हुई थी और उन्होंने अपने आप को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। तो इस युद्ध के बाद अंग्रेज अधिकारी जो लॉर्ड क्लाइव था उसने कुछ संधियां रखी, इनके सामने कुछ शर्तें रखी। तो ये क्या थी? सबसे पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि से। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वो हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और ये जो संधि हुई थी ये लॉर्ड क्लाइव, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला के बीच हुई थी। नजमुद्दौला कौन था? नजमुद्दौला जो आपका बंगाल का नवाब था, मीर जाफर, मीर कासिम का जो ससुर था, ठीक है, तो उसका ये बेटा था नजमुद्दौला, मीर जाफर का बेटा था। ये छोटा था तो इसको जो है गद्दी पर बिठा दिया था अंग्रेजों ने। जब बक्सर की विजय हुई तो उसके बाद बक्सर युद्ध में जब ये जीते तो नजमुद्दौला को बंगाल के नवाब के पद पर इन्होंने रख दिया था। तो इनके साथ कुछ संधियां इन्होंने की, तो इसके बारे में जानते हैं। तो मेन जो पॉइंट्स इस संधि के थे वो क्या थे? क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करी। क्या हुआ कि मुगल बादशाह को, शाह आलम द्वितीय को इन्होंने 26 लाख वार्षिक यानी पेंशन के रूप में उसको दिए कि हम आपको पेंशन देते हैं 26 लाख, आप हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दो, यानी राजस्व वसूली का पूरा अधिकार आप हमें दे दो। तो ये हुई। और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद कंपनी ने बंगाल का जो नवाब था नजमुद्दौला, मैं बात कर चुका हूँ नजमुद्दौला की, जो कि मीर जाफर का पुत्र था, वयस्क था, अल्प आयु पुत्र था, उसको 53 लाख, ठीक है, उसको 53 लाख रुपए देकर उससे बंगाल की सूबेदारी अर्थात निजामत उसको भी जो है प्राप्त कर लिया। तो इससे क्या हो गया कि बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया, यानी अंग्रेजों को मिल गया। अब बंगाल में दीवानी और निजामत दोनों कंपनी के हाथों में थी। इसके लिए कंपनी ने एक सूबेदार नियुक्त किया जिसका नाम था मोहम्मद रजा खां। तो मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया और राजस्व वसूली के लिए 3 उप दीवान जो है कंपनी ने वो नियुक्त किए। अब ये 3 उप दीवान कौन कौन थे? बात करेंगे हम बंगाल की, तो बंगाल में पहला जो उप दीवान था उसका नाम मोहम्मद रजा खान, उसको बंगाल में नियुक्त किया। उसके बाद आती है आपकी उड़ीसा में। उड़ीसा की बात करें तो रायदुर्लभ को वहाँ पर इन्होंने स्थापित किया। और उसके बाद आता है बिहार में। बिहार में इन्होंने राजा सीताब राय को
उपदीवान के पद पर रखा कि भाई तुम तीनों जो है अपने अपने प्रांत से क्या करेंगे, राजस्व वसूली करेंगे, क्योंकि दीवान का जो काम था वो राजस्व वसूली और वित्त वसूली करना था। तो ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, उस समय एक ही प्रांत हुआ करता था, पूरा का पूरा बंगाल। जो आज के बिहार, उड़ीसा है, ये उस समय के बंगाल में शामिल थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था दोनों कार्यों की देखरेख जो है अंग्रेजों के हिसाब से चलती थी, और भारतीयों के सामने जो है नवाब को मखौटे के रूप में रखा गया अंग्रेजों के द्वारा। तो क्लाइव ने दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी अपने पास रखी और आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी, न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए। अर्थात क्लाइव ने क्या किया कि क्लाइव ने प्रशासन का अधिकार तो ले लिया, लेकिन उत्तरदायित्व उसने स्वीकार नहीं किया। तो इसी को द्वैध शासन कहते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं कि भी एक तरफ उत्तरदायित्व विहीन अधिकार कंपनी का, कि कंपनी के पास अधिकार तो है लेकिन उत्तरदायित्व नहीं है, और अगर नवाब की बात करें दूसरी तरफ तो अधिकार विहीन उत्तरदायित्व नवाब का, यानी अधिकार उसके पास है नहीं लेकिन उत्तरदायित्व है नवाब के पास। तो इसी को जो है द्वैध शासन कहा जाता है। अगर हम बात करें दूसरी इलाहाबाद की संधि, जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। इस संधि के तहत क्या हुआ कि भी जो अवध का नवाब था उसको सारे के सारे प्रांत उसके वापस कर दिए गए। सिर्फ कड़ा, एक राज्य था कड़ा, और इलाहाबाद, इन दोनों को छोड़कर सारे जो है उसको वापस कर दिए गए। किसको? जो आपका शुजाउद्दौला अवध का नवाब था उसको मिल गए। और कंपनी ने उससे क्या मांग रखी कि भी आप हमें 50 लाख रुपए देंगे, और चुनार में जो है एक किला था या दुर्ग था, उसको जो है आप हमें दे दो। तो कंपनी ने क्या किया, अवध से 50 लाख रुपए लिए और चुनार का किला जो है वो अपने पास रखा। तो द्वैध शासन के परिणाम के बारे में हम जानेंगे कि द्वैध शासन का परिणाम क्या हुआ बंगाल में। पूरे बंगाल में जो है अराजकता और भ्रष्टाचार फैल गया। कानून व्यवस्था जो है वो ठप हो गई। व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। बंगाल में जो कपड़ा उद्योग था वो भी चौपट हो गया। किसानों ने अत्यधिक वसूली के कारण खेती किसानी छोड़ दी, जिसके कारण क्या हो गया कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि 1 करोड़ जो आबादी थी बंगाल में वो भूखमरी का शिकार हो गई। द्वैध शासन पर कुछ लोगों ने टिप्पणियां भी की है, तो जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड की संसद में कहा था कि कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितनी भारत में कंपनी की सरकार है। तो कंपनी की सरकार यानी अंग्रेज जो है, ठीक है, इतने भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी जो है कोई भी सरकार नहीं है जितनी की भारत में कंपनी की सरकार है। और दूसरे इतिहासकार है के.एम. पनिकर। के.एम. पनिकर ने द्वैध शासन को जो है डाकू राज्य की संज्ञा दी है। और तीसरे थे पर्सिवल स्पियर्स। पर्सिवल स्पियर्स ने जो है द्वैध शासन को बेशर्मी और लूट का काल कहा है। तो द्वैध शासन के बारे में जितना भी पॉइंट थे मैंने आप सभी के सामने रखे। आई होप आप इसे समझे होंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मैसूर राज्य के बारे में कि किस तरह से अंग्रेज़ अपने आप को मैसूर में स्थापित करते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।